कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 अगस्त 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके यूपी पीसीएस और 71वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखा जाए तो जो डेली करंट अफेयर होते हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेपर है उनकी महत्वपूर्ण खबरों को यहाँ पर समाहित संकलित किया जाता है और आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर देखा जाए दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई और साथ ही साथ आकाशवाणी के महत्वपूर्ण इनपुट्स जो होते हैं उनको कंसाइज किया जाता है। उनकी समरी जो होती है इंपॉर्टेंट न्यूज़ की वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। डेली ये वीडियो शाम को 7:30 बजे आपको मिल जाता है और इस वीडियो की क्लास पीपीटी, पीडीएफ और साथ में प्रतिदिन टेस्ट देने के लिए आप हमारा जो मंथली पैकेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मंथली पैकेज भी नाम मात्र के शुल्क का ही है। सिर्फ 25 रुपए पे करके आप उस मंथली पैकेज में एनरोल हो सकते हैं और पूरे महीने आप करंट अफेयर का फायदा उठा सकते हैं। करंट अफेयर में आपको बहुत सारी सुविधाएं उसमें मिलती है। आपको प्रतिदिन डेली शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास मिल जाता है। प्रतिदिन बाइलिंगुअल पीडीएफ मिल जाती है। प्रिंटेबल पीडीएफ आपको शेयर किया जाता है। जो पिक्टोरियल पीपीटी होती है वो भी ग्रुप में शेयर किया जाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो प्रतिदिन 10 एमसीक्यू का टेस्ट होता है। महीने के एंड में देखा जाए तो एक कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट होता है करंट अफेयर का जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और वो सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल होते हैं। महीने के एंड में ही देखा जाए तो पूरा कंपाइल पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है जिससे पूरे महीने की तैयारी आप एक साथ एक बार में वन शिफ्ट में बैठ के कर सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ देखा जाए तो यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल की जो मासिक पीडीएफ होती है, मासिक करंट अफेयर होते हैं, मंथली करंट अफेयर आती है, उसकी ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमारे प्रदान की जाती है। तो ये सारी सुविधाएं प्रदान मतलब प्राप्त करने के लिए जो हमारे द्वारा यहाँ से दी जा रही है आपके लिए सुविधाएं, उनको अवेल करने के लिए आप इस वीडियो के पिन कमेंट में जाइएगा। वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा अगस्त महीने के पैकेज का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद करना सिर्फ आपको इतना है कि आप व्हाट्सएप कॉल करिएगा, सॉरी व्हाट्सएप कॉल करना है, मतलब व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए आप कॉल करिएगा हमारी हेल्पलाइन नंबर पे। वहीं हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे तो कॉल करने के बाद आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा जहां पे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं 6 अगस्त 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके पूर्व देखा जाए तो 71वीं बीपीएससी का जो रिवीजन बैच है वो स्टार्ट हो चुका है और इसमें क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं यहाँ पर देखा जाए तो 50+ वीडियो क्लास होगी। और इस वीडियो क्लास की खासियत ये है यहाँ पर देखा जाए जो कंटेंट बेस्ड टॉपिक है उनको तो कवर ही कवर किया जाएगा, साथ ही साथ देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनको भी सॉल्व करवाया जाएगा लाइव क्लास के माध्यम से। इसी वजह से यहाँ पर वीडियो क्लास की संख्या जो बताई गई है वो 50+ बताई गई है। ठीक है। आगे देखें बिहार स्पेशल पर भी वीडियोज आएंगे और उसका पहला वीडियो आपने देखा है आज मेरे द्वारा। पहला वीडियो दो देखा जाए तो आई थिंक 3 बजे या 4 बजे के आसपास अपलोड भी हो गया था। ठीक है। तो आप उसको जाके देख सकते हैं। 5 फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कंटेंट की हार्ड कॉपी भी डिलीवरी की जाएगी और साथ ही साथ जो बिहार तथ्यसार है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। और इसका मूल्य यहाँ पर देखा जाए तो 499 है। ठीक। लेकिन आपको अभी ये 15% ऑफ पर उपलब्ध है। आप जाके इसको अवेल कर सकते हैं। आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर पे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको 15% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है। या फिर इसी वीडियो के पिन कमेंट में जाइएगा, वहां पर आपको लिंक भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। रूस ने आईएनएफ संधि से हटने की घोषणा कर दी है। रूस के द्वारा देखा जाए तो आईएनएफ संधि से हटने की घोषणा कर दी गई है। यहाँ पर देखा जाए पॉइंट क्या है, चर्चा कर लेते हैं। रूस ने औपचारिक रूप से घोषणा की है कि वह अब मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि को मान्यता नहीं देता है। ठीक है। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका जो था आधिकारिक रूप से 2019 में इससे अलग हो गया था, खुद को अलग कर लिया था, लेकिन रूस ने अलग नहीं किया था अभी तक। अब क्या किया है कि रूस ने भी खुद को अलग कर लिया है इस ट्रीटी से। ठीक है। अब देखा जाए पूरी तरीके से ये ट्रीटी जो है वो समाप्त हो चुकी है। रूस का दावा है कि यह निर्णय अमेरिका और नाटो द्वारा यूरोप और एशिया प्रशांत में हथियार प्रणाली तैनात करने के जवाब में लिया गया है। यहां हम बात कर ले तो रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर मिसाइल परीक्षण, उत्पादन और तैनाती के जरिए वैश्विक खतरा बढ़ाने का आरोप भी लगाया है। ठीक है। रूस कह रहा है कि अमेरिका देखा जाए तो मिसाइलों का परीक्षण भी कर रहा है, मिसाइलों का जो परमाणु सक्षम मिसाइलें हैं उनका उत्पादन भी कर रहा है और रूस के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए रूस के जो बॉर्डरिंग एरिया है वहां पर मिसाइलें तैनात भी की जा रही है। तो इस वजह से रूस कह रहा है कि हम भी अपने आप को इससे पीछे खींचते हैं, हम भी अपनी मिसाइलें तैनात करने का प्रयास करेंगे, तैनात करना शुरू कर देंगे। ठीक है। यहां देखा जाए तो संधि के तहत पहले लगाए गए प्रतिबंध अब रूस द्वारा मान्य नहीं माने जाएंगे और रूस अब मिसाइल तैनाती पर प्रतिबंधों का पालन नहीं करेगा। ठीक है। पहले क्या था कि जो ये ट्रीटी थी आईएनएफ ट्रीटी, इसके तहत क्या होता था कि दोनों देशों के ऊपर ये पाबंदी थी कि आप एक दूसरे के आसपास अपने जो मध्यम दूरी के मिसाइल हैं, मध्यम दूरी की जो मिसाइलें हैं, परमाणु शक्ति संधि है उसके तहत क्या था कि मध्यम दूरी की जो मिसाइलें यानी कि 500 से लेकर 5000 किलोमीटर जिनकी रेंज है उनको आप तैनात नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन जब अमेरिका पहले हट चुका था और अब देखा जाए जैसी स्थिति बिगड़ती जा रही है, ठीक है,
तो स्थिति बिगड़ने के साथ देखा जाए तो रूस भी इससे अलग हो गया है। अब यहाँ पे जो INFTT है, INFTT की कुछ पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई यह ऐतिहासिक संधि 500 से 5500 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली भूमि आधारित क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को समाप्त करने के लिए की गई थी। यहां हम देखें, चर्चा करें तो इसका उद्देश्य यूरोप में स्थायी शांति और सशस्त्र नियंत्रण को सुनिश्चित करना था। ठीक है, इसी वजह से देखा जाए यूरोप में स्थायी शांति के लिए देखा जाए तो 1987 में, यानी कि कोल्ड वार के टाइम पीरियड में देखा जाए तो ये संधि हस्ताक्षरित की गई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। हालांकि अमेरिका जो था वो 2019 में इससे खुद को अलग कर लिया था इस संधि से, लेकिन रूस तब भी इस संधि को रिजेक्ट नहीं किया था। लेकिन अब देखा जाए तो INF संधि से रूस अलग हो गया है। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर हम चर्चा करें चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप। इसके बारे में पॉइंट पर चर्चा करें तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने चौथी सब जूनियर अंडर 15, ठीक है, बालक बालिका राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसका आयोजन 7 से 13 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में होगा। कहां पर आयोजित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। कब होगा? 7 से 13 अगस्त के बीच में होगा। यहां पर देखें तो 700 से अधिक युवा मुक्केबाज पार्टिसिपेट करेंगे। इनमें 13 से 14 आयु वर्ग के 400 लड़के और 300 लड़कियां शामिल होंगे। ठीक है, ये 15 भार वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। हाल ही में आयोजित एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप में देखा जाए तो भारतीय मुक्केबाजों ने 43 पदक जीते थे। ठीक है, हाल ही में जो एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी उसमें भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 43 पदक जीते थे। तो उस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखें, महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट निधन होते हैं, ठीक है, तो उसमें सत्यपाल मलिक, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, इनका निधन हो गया। यहाँ पर पॉइंट पर चर्चा करें तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 5 अगस्त को निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे और लंबे बीमारी से जूझ भी रहे थे। ठीक है, सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन थे? अंतिम राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। उनके कार्यकाल में ही देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था, 370 का जो दर्जा था, उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहने के साथ साथ वो गोवा और मेघालय के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया उन्होंने। ठीक है, गोवा और मेघालय के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, चलो आगे देखें, भारतीय सेना के अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध का उद्घाटन। ठीक है, अग्निशोध जो है, परीक्षा में पूछे कि हाल ही में चर्चा में रहा अग्निशोध क्या है, तो अग्निशोध ये भारतीय सेना का अनुसंधान प्रकोष्ठ है और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो IIT मद्रास में इसका उद्घाटन किया गया है। यहां पर पॉइंट पे चर्चा कर रहे, आकाशवाणी की खबर है। तो प्रमुख सेना अध्यक्ष यहां पर देखा जाए, जो सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास में भारतीय सेना के अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य अकादमिक अनुसंधान को रक्षा प्रौद्योगिकी में बदलना है। क्या है? रक्षा प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहां देखा जाए तो यह नया अनुसंधान केंद्र प्रयोगशाला स्तर के नवाचारों को व्यवहारगत तैनातीगत प्रौद्योगिकियों में बदलने के लिए IIT मद्रास के अनुसंधान पार्क तथा उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी विकास केंद्र और प्रवर्तक प्रौद्योगिकी फाउंडेशन जैसी कंपनियों को एक साथ समन्वय करेगा। ठीक है, यहां पर पॉइंट पर चर्चा कर लें तो यह विनिर्माण साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग, बेतार संचार, मानव रहित वायु प्रणालियों जैसे उभरते क्षेत्रों में सैन्य कर्मियों को कौशल संपन्न बनाने में मदद भी प्रदान करेगा। ठीक, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं क्या महत्वपूर्ण है। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में चर्चा करें। एक चीज मैंने आपको बताई थी, देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देखा जाए तो 7 अगस्त को स्वामीनाथन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। 7 तारीख को देखा जाए तो स्वामीनाथन की जयंती सेलिब्रेट किया जाता है। और उसी दिन देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा नई दिल्ली में 7 अगस्त को MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी किया जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 7 अगस्त को MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। परीक्षा में आपसे पूछे कि MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? पहला पॉइंट, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया। ठीक, चलो आगे देखें, कृषि विज्ञान के क्षेत्र की प्रसिद्ध व्यक्तित्व और खाद्य सुरक्षा के अग्रदूत
प्रोफेसर MS स्वामीनाथन का जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में यह शताब्दी सम्मेलन देखा जाए तो 7 से लेकर 9 अगस्त के बीच में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यहां हम पॉइंट पे चर्चा करें तो इस सम्मेलन का आयोजन स्थायी हरित क्रांति जैविक प्रसन्नता का मार्ग विषय पर आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, थीम क्या है बेसिकली, ये आयोजन जो हो रहा है इस आयोजन का थीम क्या है, तो इसका थीम है स्थायी हरित क्रांति जैविक प्रसन्नता का मार्ग। ठीक, ये इसका थीम है, स्थायी हरित क्रांति जैविक प्रसन्नता का मार्ग। ठीक है, ये इसका थीम है। इसी थीम पर देखा जाए तो MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया जाएगा और ये सम्मेलन 7 से 9 अगस्त के बीच में आयोजित होगा। यहां पर चर्चा कर ले तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उसके साथ साथ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, साथ ही साथ कृषि विज्ञान अकादमी के सहयोग से MS स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ठीक है, यहां पर देखें तो 4 संस्थाएं मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन कर रही हैं। चलिए आगे बात करें, हिरोशिमा दिवस के बारे में चर्चा कर लें। आज 6 अगस्त का जो दिन है इसको हिरोशिमा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं या मनाया जाता है। देखा जाए सेलिब्रेट क्या किया जाता है, उस दिन तो बहुत अप्रिय घटना घटी थी, परमाणु हमला हुआ था, मतलब परमाणु हमला हुआ था जापान के ऊपर, अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था, परमाणु बम। तो उसके बारे में चर्चा कर लेता है ये पॉइंट पर। आज विश्व 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मना रहा है। यहां पर देखा जाए तो 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर अमेरिकी B-29 बम वर्षक विमान, इसका नाम क्या था, नाम याद रखना, नाम इसका है एनोला गे। ठीक है, जो अमेरिकी बम वर्षक विमान था, इसका विमान का नाम था एनोला गे। इसने हिरोशिमा के ऊपर यूरेनियम से चलने वाला, ठीक है, जो बम गिराया था वो यूरेनियम बम था, इसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। और ये आपके PYQ में पूछा भी जा चुका है कि हिरोशिमा पे गिराया गया बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय था, और ये यूरेनियम से चलता था। इस बम को किस विमान से गिराया था, तो इसका नाम था एनोला 1। ठीक है, चलो आगे देखें। अनुमानतः 70,000 लोग तत्काल मारे गए थे और 1945 के अंत तक देखा जाए कुल मौतों का आंकड़ा जो था वो 1,40,000 तक पहुंच गया था। इनमें से ज्यादातर आम नागरिक थे, जिसमें बच्चों को भी अच्छी खासी संख्या शामिल थी, बच्चों की अच्छी खासी संख्या इसमें शामिल थी। 3 दिन बाद देखा जाए तो नागासाकी पर फैट मैन नामक प्लूटोनियम विस्फोट, यहाँ पर जो नागासाकी पर गिरा था, नागासाकी दिवस 9 अगस्त को, यहाँ पर फैटमैन बम गिराया गया था, फैटमैन नामक बम गिराया गया था। और जो फैटमैन बम था ये किससे संचालित था, ये देखा जाए तो बेसिकली प्लूटोनियम बम था, वो यूरेनियम बम था और ये प्लूटोनियम विस्फोट के बम था। ठीक है, यहाँ इसमें देखा जाए तो इसके कारण क्या हुआ कि इसके कारण वर्ष के अंत तक लगभग 74,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि शांति का नोबेल जो 2024 में दिया गया था, 2024 में शांति का नोबेल प्रदान किया गया था, वो हिबाकुशा संगठन होता है, उसी के द्वारा देखा। हिबाकुशा बेसिकली कहा किसको जाता है, आपने अक्सर सुना होगा हिबाकुशा। तो जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया था उससे जो बचे हुए लोग थे उनका एक संगठन है। उस संगठन का कार्य क्या है कि बेसिकली जो परमाणु हमले हैं उनसे विश्व को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, इसी चीज के लिए उन लोगों ने आपस में मिलकर एक संगठन का निर्माण किया, जिस संगठन को नाम दिया निहोन हिडानक्यो। और वही निहोन हिडानक्यो है वो संगठन जिसको देखा जाए वर्ष 2024 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, निहोन हिडानक्यो संगठन को प्रदान किया गया, जो जापानी संगठन है और हिबाकुशा संगठन से प्रेरित है। हिबाकुशा का मतलब यही होता है कि जो परमाणु हमले में बचे हुए लोग हैं उनका आपस में एक संगठन है, उसी को हिबाकुशा कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। नई दिल्ली में पहला भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक संवाद आयोजित। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक संवाद के पहले संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अब आइए चर्चा कर लेते हैं पॉइंट पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच देखा जाए तो रक्षा रणनीतिक वार्ता का पहला चरण 5 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, पहला संस्करण जो था या पहला चरण जो था ये 5 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यहां बात करें जिसका उद्देश्य सुरक्षा परिदृश्यों पर चर्चा करना, द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक मजबूती प्रदान करना था। देखा जाए तो इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद, अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जो संयुक्त सचिव है उनके द्वारा किया गया। और न्यूजीलैंड की तरफ से देखा जाए तो रक्षा मंत्रालय की अंतरराष्ट्रीय शाखा प्रमुख कैथलीन पियर्स, ये है कैथलीन पियर्स। ठीक है, ये है कैथलीन पियर्स और अमिताभ प्रसाद को आपने देखा ही। ठीक है, इनके द्वारा की गई थी।
यहाँ हम चर्चा करें तो भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक संवाद में प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा, बहुराष्ट्रीय सहयोग शामिल है। दोनों पक्षों ने सूचना साझा करने की प्रक्रिया को बढ़ाने में चल रहे वाइड शिपिंग सूचना विनिमय को और अधिक मजबूत बनाने के उपायों पर भी चर्चा की। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट आपके लिए यह हो जाता है कि पहला भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक संवाद का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया था। और यहां पर देखा जाए प्रतिनिधित्व किसके किसको द्वारा किया गया, दोनों लोगों का नाम याद रख सकते हैं। चलिए अगली खबर पे चर्चा करें तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का सारस्वत बैंक में विलय हो गया है। सारस्वत बैंक और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो था, इसका दोनों का आपस में विलय हो गया है। पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और सारस्वत बैंक के विलय को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह विलय जो है ये 4 अगस्त से प्रभावी हुआ, 4 अगस्त से लागू हो गया है। यहां पर देखा जाए जो सारस्वत बैंक है ना, ये देश का सबसे बड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। भारत का सबसे बड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन सा है? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है यहां पर देखा जाए सारस्वत बैंक। और सारस्वत बैंक में देखा जाए तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय हो गया है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पर लगाया गया है? तो गुजरात के कांडला बंदरगाह पर दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने देश का पहला 1 मेगावाट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। ठीक है, 1 मेगावाट का मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत कहां पर हुई है? तो ये कांडला में हुई है, कांडला बंदरगाह, दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। यह हरित ऊर्जा समुद्री प्रदूषण कम करने की दिशा में अहम कदम है। ठीक है, तो जो समुद्री प्रदूषण होता है, साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी क्षमता कितनी, क्षमता आप याद रख सकते हैं, इसकी क्षमता है 1 मेगावाट। ठीक, 1 मेगावाट। चलिए आगे देखें। सैबेटिकल लीव योजना, जो ये सैबेटिकल लीव योजना है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। पूछ सकता है कि किस राज्य सरकार के द्वारा सैबेटिकल लीव योजना स्टार्ट की गई है। तो लीव योजना है तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना भी चाहिए, बेसिकली आपके काम की चीज है। और सिक्किम पहला राज्य बना है जिसने ये योजना लॉन्च की है। यहां पर देखा जाए तो सिक्किम ने देश का पहला, एक सेकेंड मैं पेन थोड़ा चेंज करता हूं, पतला करता हूं इसे। सिक्किम ने देश का पहला औपचारिक सैबेटिकल लीव योजना शुरू कर एक ऐतिहासिक सुधार किया है। ठीक है, तो देखा जाए तो सैबेटिकल लीव योजना जो होती है इसको शुरू करने वाला सिक्किम पहला राज्य बन गया है भारत का। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, इसमें फायदा होगा कर्मचारियों का। जो कर्मचारी विशेषकर सरकारी कर्मचारी होते हैं, विशेषकर युवा कर्मचारी जो है, उनमें देखा जाए जो स्किल डेवलपमेंट होती है वो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए लीव ले सकते हैं। ठीक है, लीव ले सकते हैं। अब वहां पे होगा क्या कि लीव ले लेंगे तो लीव लेने के बाद ये नहीं कि आप लीव विदाउट पेपर है, आपको 50% जो सैलरी आपकी थी वो 50% मिलती रहेगी लीव के दौरान भी। ठीक है, तो उन्हीं सबके ऊपर ये योजना है। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं डिटेल में। तो सिक्किम ने देश का पहला औपचारिक सैबेटिकल लीव अवकाश योजना शुरू कर एक ऐतिहासिक सुधार किया है, जिससे वहां के कर्मचारियों विशेषकर युवाओं और व्यक्तिगत तथा पेशेवर विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट का अवसर मिलेगा। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट का अवसर प्रदान होगा। यहां पर देखा जाए राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, वे 365 दिन से लेकर अधिकतम 1080 दिन तक की छुट्टी ले सकते हैं। मतलब देखा जाए तो वो 365 दिन से लेकर, मतलब यानी कि 1 साल से लेकर 3 साल तक की छुट्टी ले सकते हैं। और देखा जाए तो ये अवधि जो है ना, 1 से लेकर 3 साल तक की जो अवधि है, इस दौरान जो उनका मूल वेतन था उसका 50% तो उनको प्राप्त होता रहेगा, 50% उनका प्राप्त होता रहेगा। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक चीज और है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना के तहत उनकी वरिष्ठता जो सीनियरिटी है ना वो बनी रहती है, जिससे सेवा में निरंतरता बनी रहती है। और सरकार 1 महीने की नोटिस देकर कर्मचारियों को वापस बुलाने के अधिकार सुरक्षित रखती है। यहाँ पर जो 3 महीने 1 साल से लेकर 3 साल तक का लीव है ना, वो तो आप ले सकते हैं अगर आपने 5 साल सेवा पूरी कर ली है। लेकिन सरकार चाहे, अगर सरकार को जरूरत लगती है तो वो 1 महीने के नोटिस पीरियड पर आपको वापस भी बुला सकती है कि आप वापस आइए, अपना काम स्टार्ट करिए। और इससे देखिए इसमें सीनियरिटी जैसे होता है कि आप लीव पे चले गए तो आपकी सीनियरिटी जो होती है, आपके जो नीचे काम कर रहे हैं उन्होंने लीव नहीं ली, आपने लीव ले ली, तो सीनियरिटी जो होती थी वो सीनियर हो जाते थे एक टाइम बाद। लेकिन इस योजना के अंतर्गत देखा जाए तो ऐसा नहीं है।
आप सीनियर रहेंगे, सीनियर बरकरार रहेंगे, आपका काम निरंतर चलता रहेगा, 50% आपको सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन होगा क्या कि आप अपना स्किल डेवलप करने के लिए आप लीव ले सकते हैं। तो ये सैबेटिकल लीव योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो सैबेटिकल लीव योजना सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो यहाँ पर हमने आज कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा की जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब आइए कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि रूस ने हाल ही में किस संधि से हटने की औपचारिक घोषणा की है जिससे यूरोप और एशिया में सामरिक असंतुलन बढ़ सकता है? ठीक है, वो कौन सी संधि है? स्टार्ट संधि, INF संधि, NPT संधि या CTBT संधि? ठीक है, वो कौन सी संधि है जिससे रूस ने हटने की घोषणा कर दी है? आगे देखें, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस बंदरगाह पर चालू किया गया है? मुंद्रा बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, कांडला, पारादीप बंदरगाह। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य ने देश की पहली औपचारिक सैबेटिकल लीव योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा या केरल? क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय सेना के किस नए अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन हाल ही में IIT मद्रास में किया गया है? अग्निवीर प्रकोष्ठ, अग्निपथ मिशन, अग्निशोध, अस्त्र विकास प्रकोष्ठ? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस विषय पर आधारित है? जो शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है उसका विषय क्या है? बेसिकली आपको बताना है यहाँ पर कि विषय क्या है। जैव विविधता और आनुवांशिक सुरक्षा, हरित क्रांति, जैविक खेती, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृषि नवाचार, खाद्य वितरण और भंडारण नीति। ठीक, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इन 5 प्रश्नों का उत्तर। सही उत्तर क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट में बताना चाहें तो बता सकते हैं। और लगातार ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ साझा भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली क्लास में। लगातार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए बिहार रिवीजन सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।